आप लोग हेडिंग करिए अपनी कॉपी में अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको बता दूं, एक इक्वेशन जिसको हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। द्विघाती क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा पॉलिनोमियल अर्थात एक ऐसा इक्वेशन, इक्वेशन दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड द ऑपरेटर्स, मतलब जो चर राशि अचर राशि और चिन्हों का मिश्रण होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वही आपका समीकरण है। उस समीकरण में ऐसे इक्वेशन जिसमें 3 पद हो, ऐसे इक्वेशन जिसके जिसके साथ जो वेरिएबल लगा हो उसकी जो हाईएस्ट पावर हो 2 हो, वह इक्वेशन रेखा कैसे गया हो उसके बारे में मैं बताता हूँ। वो आपका द्विघात समीकरण है। जब भी द्विघात समीकरण की बात आएगी, एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखा आपको दिखेगा, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में लिखा गया कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से पहले यह पॉलिनोमियल अर्थात एक बहुपद है। यहाँ पर कुछ बातें बहुत ही कंफर्म करना जरूरी है, जहां पे हम कह दें कि एवरी ए हो, बी हो और सी हो, दे बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये अवास्तविक संख्या होती है, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात नंबर सिस्टम के भी कुछ भाग हम आपको कवर कराएंगे। अभी उससे भी रिलेटेड प्रश्न हम प्लान कर रहे हैं और वो भी एक एक करके हम आपको कवर कराएंगे। कल आपके कमेंट्स मैंने देखे बहुत सारे आए, मैं भी पढ़ के बताऊंगा अभी। उसमें उसमें हमको जो आपकी डिमांड समझ में आई है, मिक्स प्रैक्टिस भी करानी है, ये मैं आप तय कर चुका हूँ। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ये है प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, कुछ अरिथमेटिक का मिक्स प्रैक्टिस हम आपको कराना है, वो हम आपको कवर करा देंगे। और साथ साथ मिक्स प्रैक्टिस ज्यादा फोकस हम लोग रखेंगे। तो फिलहाल अभी ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पर सभी एबीसी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रियल नंबर आपको पता होगा, ऐसे नंबर जो कि किसी संख्या रेखा पर लिखे जाएं, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, टिल द इनफाइनाइट, इधर -1 हो, -2 हो, -3 हो, इस नंबर लाइन पर लिखी गई सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जो एबीसी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब वास्तविक संख्या है, एक्स वेरिएबल है। एक बात और तय है यहाँ पर कि जो ए होगा, ए को हम लोग कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। समीकरण में गुणांक होता है जो वेरिएबल के साथ अटैच होता है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। यह मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इसको 0 बनाओगे, यह टर्म गायब हो जाएगा और यह इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, मतलब उसका डिग्री हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो रैखिक हो जाएगा, द्विघात रह ही नहीं जाएगा। तो 3 बातें समझ में आई कि हमको जो है इस समीकरण इस रूप में लिखा जाता है, इसके सभी ये 3 पद इससे बिलोंग करते हैं। ए का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अब मैं मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लिखूं, आपको पहचानना है कि क्या यह द्विघाती समीकरण है कि नहीं है। फटाफट सब लोग आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द्विघाती है, बिल्कुल इससे कंपेयर कर सकते हैं, इट्स अ द्विघाती समीकरण। यह आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, क्या यह द्विघाती समीकरण है? यह भी द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट 2 है। इसको देखकर मत घबराइएगा, यहाँ पर ए वाला ए बी एक्स वाला पद है ही नहीं, बिल्कुल है, लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? इसको लिख सकते हैं 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू 0। इसलिए यह द्विघाती समीकरण है, देख करके मत टेंशन में आइए, द्विघाती नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्या द्विघाती है? बिल्कुल है, द्विघाती ये भी है। इसको भी देखकर मत घबराइएगा, रूट में लिखा है क्योंकि वह रियल नंबर तो है ही है। मैंने लिखा 7x प्लस 5, क्या द्विघाती है? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वह 1 है, इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है। द्विघाती में कंपलसरी सिचुएशन यही है कि जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल के ऊपर वो 2 हो। ठीक है, 2 से नीचे पावर है द्विघाती नहीं है, 2 के ऊपर पावर है द्विघाती नहीं है। द्विघाती होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अब यह समीकरण जो हाईएस्ट पावर 2 रखता है, इस समीकरण की डिग्री जो बनकर आती है, डिग्री को घात कहते हैं। हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो आपकी हमेशा 2 होती है। हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, इसको हाईएस्ट पावर कहेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 होता है। क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर अर्थात डिग्री 2 होती है, इसलिए ऐसे किसी भी समीकरण के, जो आप द्विघाती पढ़ रहे हैं, इसके किसी भी समीकरण के अगर हम हल करने जाएंगे, सोल्यूशन निकालने जाएंगे, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन मतलब इसके हल जो होंगे वो सदैव 2 होंगे। क्या होंगे? सदैव 2 होते हैं, मतलब इसके 2 हल होते हैं। ठीक है, आप जैसे लीनियर की बात करो तो लीनियर का हमेशा एक हल कंसीडर होता है, बट इसमें हमेशा 2 हल होते हैं, अर्थात x के ऐसे 2 मान आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। और उसका रीजन है कि इसके सॉल्यूशन, इसका डिग्री हमेशा 2 होती है, इसलिए इसके 2 हल होते हैं। आइए थोड़ा हल की बात किया जाए। एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर ही लिया है।
थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण के हल की बात करते हैं। द्विघात समीकरण का हल, समीकरण का हल। देखो हल क्या होता है किसी समीकरण का, वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, उसको पुट कर देने से समीकरण जस्टिफाई हो जाए, मतलब सेटिस्फाइड हो जाए, शून्य हो जाए, वह समीकरण का शून्य कहलाता है, जीरोस कहलाता है, रूट कहलाता है। जैसे कोई भी समीकरण हमने लिखा है जो द्विघात के फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, अगर यह एक द्विघाती समीकरण है, इस द्विघाती समीकरण के हल की बात करो, मतलब इसके सॉल्यूशन की बात करो, तो अभी कंफर्म था सॉल्यूशन दो होते हैं। सॉल्यूशन दो होते हैं क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर क्या है, दो है। इसके हल करने के जो प्रोसेस होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप लोग कहेंगे गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि, अर्थात हम गुणनखंड से जो है किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं कोशिश करके। दूसरा एक होता है फार्मूला मेथड होता है, बाई फैक्टराइजेशन प्रोसेस से एक मेथड बनता है, दैट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य मेथड। आपने सुना होगा श्रीधराचार्य मेथड, इसको फार्मूले मेथड भी कह सकते हैं, बाई फार्मूला। यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में एक प्रोसेस करना पड़ेगा, हम किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के आपको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि कोई समीकरण किस तरह से बाई फैक्टराइजेशन हल हो पाता है। जैसे एग्जांपल पे आप समझिएगा, एग्जांपल एक लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण आपके पास है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो आपका स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, आप इससे कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने की फिलहाल अभी यहाँ पर जरूरत नहीं, लेकिन इतना जाने रहिए कि समीकरण में एक्स स्क्वायर का अपना गुणांक है 1, एक्स का गुणांक 5 है और फाइनली लास्ट टर्म कांस्टेंट होता है। आपको ऐसे समीकरण को हल करने का तरीका समझ लेना चाहिए। हालांकि हल करने से रिलेटेड प्रश्न बहुत कम ही पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा तो हम कोई मेथड नहीं लगाते हैं, ऑप्शन का सहारा लेकर के उत्तर बना लेते हैं। हम लोग इसका हल करने का जो तरीका होता है, जैसे हम उठा ले पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लास्ट टर्म जो अपना कांस्टेंट है उसको ले जाते हैं कोफिशिएंट अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से होगा तो 6 ही आएगा। 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए जिनका जोड़ या घटाव 5 हो जाए, चाहे जोड़ या चाहे घटाव। मान लीजिए हमने फैक्टर बनाए 2 और 3, 2 गुणे 3 क्या होता है 6, और 2 प्लस 3 क्या होता है 5। आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखिए 2 प्लस 3, 2 प्लस 3x प्लस 6 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब आप इससे क्या करिए, इसको कंपेयर करिए, ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। हाँ, अब यहां से अगर मैं x कॉमन कर लूं तो x प्लस 2 हो गया, और यहां से मैं अगर 3 कॉमन कर लूं तो x प्लस 2 हो गया बराबर 0, मतलब दो दो का पेयर बना लिया। यहाँ x प्लस 2, यहाँ x प्लस 2 है, x प्लस 2 दोनों से कॉमन किया और x प्लस 3 बचेगा हमारे पास, क्योंकि x प्लस 2 कॉमन होते हैं, यहाँ x यहाँ पर 3 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया कि इसके दो फैक्टर बनकर आए, एक x प्लस 2 फैक्टर बनकर आया है, दूसरा x प्लस 3 फैक्टर बनकर आया है। दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, इसी इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। और अगर हमें मूल निकालने हैं, वह मूल वह मान जो समीकरण का हल कहलाएंगे, समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसको आप ऐसे सोचिए, एक्स प्लस 2 बराबर 0 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। क्यों, एक बार इसको अगर निकालना है तो इसको उधर ले जाइए 0 हो जाएगा, इसको निकालना है तो इसको इधर करिए 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान -2 आएगा, यहाँ से x का मान -3 आएगा। मतलब इस समीकरण जो आपने यहाँ पर नोटिस किया है, इसके हल दो बनकर आए, एक तो -2 आया है, दूसरा -3 आया, मतलब ये दो इसके रूट हैं, ये दो इसको रूट हैं, यही इसके मूल हैं, यही इसके हल हैं, इसी को हम जीरोस कहते हैं। ये ऐसे हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसको ज्ञात करने का आपने देख ही लिया क्या प्रोसेस है, समझ रहे हैं? ये आपको कंफर्म हो गया कि नहीं? ठीक है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम ऐसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इतना कंफर्म हो गया। अब इसके बाद अगर हमें मान लीजिए इसी समीकरण को, अगर कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जो आप ये फैक्टर बना ले रहे हैं, ये फैक्टर कभी कभी नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट नहीं कर सकते इससे, और हम लोग इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं बाई फार्मूला, ठीक है। अब आपके पास समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन करिए।
सॉल्यूशन बाय फार्मूला। ठीक है, सॉल्यूशन बाय फार्मूला कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन बाय फार्मूला हम लोग करते हैं। अगर हम इस समीकरण के सभी मान अर्थात x को कैलकुलेट करें तो x के लिए एक फार्मूला बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको बाई फैक्टराइजेशन, जो यहाँ पर ये प्रोसेस है, इसका बाई फैक्टराइजेशन अर्थात कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम इसको इस रूप में ला करके x का मान निकाल सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट फार्मूले ध्यान देने हैं। सभी वो मान जो समीकरण में गुणांक के रूप में है एक्स स्क्वायर, x और कांस्टेंट के रूप में है, उनको लाकर इस फार्मूले पे पुट करके आप किसी के भी रूट मतलब किसी भी समीकरण का एग्जैक्ट हल निकाल सकते हैं। जैसे अभी जो आपने प्रोसेस किया, ठीक है, अभी जो आपने प्रोसेस किया क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसको आपने फैक्टराइजेशन से हल किया है, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस फार्मूले पे रखने से पहले आप गुणांक को कंपेयर करिए। मतलब आपको इसको कंपेयर इससे करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 5a। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, a का मान 1 हो गया। इसी प्रकार से b का मान, x का गुणांक b है और x का गुणांक 5 है, तो b का मान कितना हो गया, 5, और कांस्टेंट टर्म आपका 6 हो गया। कंफर्म हो गई बातें। अब आपको अगर इस फार्मूले पे रखना है x का मान, देखिए कैसे होगा। माइनस b, तो लिखिए -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर 5 का वर्ग माइनस 4a। a मतलब कितना है, देखिए a मतलब आपके पास है 1 और 6 है c का मान बटे 2 इंटू 1, क्योंकि 2a लिखा है। लिखा जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 बटे 2, 25 माइनस 24 बटे 2 क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस 25 से 24 निकला 1 और 1 का वर्गमूल भी करेंगे तो 1 ही होगा बटे 2। इसके दो हल बनेंगे, -5 प्लस 1 बटे 2 और -5 माइनस 1 बटे 2। तो -5 प्लस 1 करेंगे -4 बटे 2 होगा, -4 बटे 2 -2 आएगा और -6 बटे 2 -3 आएगा। देखिए वही दोनों हल यहाँ पर भी बन पा रहे हैं। तो आप लोग श्रीधराचार्य का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए जो आपके सामने बनता है। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन इसका, किसी भी समीकरण का। अब सोल्यूशन जानने के बाद हमें जो रूट, हम लोग जैसे आपने देखा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले इस समीकरण को बनाने से के दौरान ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको बनाने में 3 वैल्यू है a, b और c। ठीक है, जो तीनों किससे बिलोंग करती हैं आपको पता है, तीनों बिलोंग करती है रियल नंबर से। ये सभी की सभी रियल से बिलोंग करती है अर्थात वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। जब मैं इस समीकरण का हल करता हूँ, समीकरण का रूट निकालता हूँ हल, तो बनता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये बनता है। अब ये जो हल होते हैं दो होते हैं, आपको पता है। अगर अब इसको सोचो तो एक बार देखो -b तो -b है, प्लस एक बार लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, इसलिए इसके दो मान यहाँ पर जनरेट होते हैं। आप एक बार प्लस ले लो तो अलग मान और माइनस ले लो तो अलग मान जनरेट होते हैं, इसलिए दो समीकरण आते हैं। अब दो समीकरण बने तो हमको इन जो समीकरणों से प्राप्त मान अर्थात हमारे समीकरण का जो हल है, जो मूल है, उसके नेचर को जानने की जरूरत है। क्योंकि इसने सबसे पहले कंफर्म किया था जो आप समीकरण बना रहे हो, जिसका हल निकाल रहे हो, हल किसकी मदद से निकाला जा रहा है, एबीसी की मदद से। और एबीसी क्या है, तीन की तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। इन तीन की तीनों वास्तविक संख्याओं को उठा के इस फॉर्म में रखा गया है, तो क्या हमेशा जो रिजल्ट आएगा इसी रूप में रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है किसी भी समीकरण के रूट का नेचर जानना। मतलब हम लोग यहाँ पर हेडिंग कर सकते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को जानना, मूलों की प्रकृति को समझना, पहचानना। मूलों की प्रकृति मूलों को ज्ञात करने के प्रोसेस पर ही निर्भर करेगी। मूलों की प्रकृति जो होगी वो मूलों को ज्ञात करने के प्रोसेस पर ही निर्भर करेगी। अब मूलों को ज्ञात कैसे किया जाता है, इस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। हम अगर कुछ भी वास्तविक संख्याएं ले लें, रियल नंबर, और उनको हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वर्ग करें, वर्गमूल करें, कोई भी प्रोसेस करें, वो सभी नंबर हमेशा वास्तविक ही रहती हैं। बस एक प्रॉब्लम होती है, अगर आपने पढ़ा होगा इसको डिटेल से, कभी किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम लोग वर्गमूल के अंतर्गत रखते हैं, जैसे ही रखते हैं वह नंबर आपका वास्तविक नहीं रह जाता है, काल्पनिक हो जाता है।
हमको डाउट जो है, ये डाउट की वजह से ही, क्योंकि ये डाउट बना, इसलिए बना क्योंकि प्रोसेस में रूट लग रहा है, प्रोसेस में रूट लग रहा है, इसलिए डाउट बना कि आपको जो है, अगर मूलों की प्रकृति को जानना है तो आप थोड़ा सा रूट को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके प्रोसेस को भी समझिए। और सच में मूलों की प्रकृति हमेशा वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि यह प्रोसेस बड़ा ही दूसरा है। आपको पता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं इस चीज को, कि अगर कभी कोई नेगेटिव नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो वह नंबर आपका इमेजिनरी बन जाता है, काल्पनिक बन जाता है। और यहाँ पर वर्गमूल का सिंबल है, देखो जोड़ घटाव से कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल के अंदर हमारे पास बी सी ए सब इन्वॉल्व है। हो सकता है यहाँ पर अगर आप इसका कैलकुलेशन करो तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, अगर यह पॉजिटिव आए तब तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं कि यह नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए यहाँ पर इसके प्रकृति को ज्ञात करने के प्रोसेस को समझा जाता है। इसलिए आपको अपनी कॉपी में हेडिंग लगानी है, नेचर नेचर ऑफ द रूट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण समीकरण के मूलों मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की क्या प्रकृति। अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो हमारे पास उसका जो नेचर अर्थात मूल बन रहा है, उसमें डाउट केवल इसकी वजह से हो रहा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। मतलब हमारा जो मूल है इस फार्मूले पर से ज्ञात होता है, समीकरण अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो हमारा मूल इसी से ज्ञात होता है। हमेशा हमारे मान वास्तविक ही होते, बट इस रूट ने आकर सब खराब कर दिया। तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वही रिस्पॉन्सिबल है मूलों की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। मूल के अंदर जो वैल्यू है अगर उसको आप सेपरेट निकाल लीजिए और उसको एक नाम दे दीजिए, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंस को हिंदी में कहते हैं विविक्तिकर। विविक्तिकर किसी भी द्विघात समीकरण का डी से डिनोट किया जाता है, और डी का मान हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जो रूट के अंदर मान है ना, उसी को डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्तिकर कहते हैं। कभी कभी किसी प्रश्न में सीधा सीधा विविक्तिकर पूछ लिया जाता है कि व्हाट अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर आपको अपने समीकरण के मूलों को बिना निकाले उनकी प्रकृति को जानना है, उनकी नेचर को पहचानना है, जिसके लिए आपको इस डी को कंपेयर करना पड़ता है। अब इसका प्रोसेस समझिए। यदि डी का मान, देखिए मैंने कहा ना कि कोई मान धनात्मक कब होता है, जब उसका मान ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। 0 है, 0 से बड़ा है तो मान धना 0 से बड़ा है तो वह धनात्मक होता है। अगर डी का मान अर्थात इस वैल्यू जो रूट के अंदर है, अगर वह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, तो जो अपने रूट्स होंगे, मूल होंगे, रूट्स आर रियल, वो हमेशा क्या रहेंगे, रियल अर्थात वास्तविक रहेंगे। क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे, हमेशा वास्तविक रहेंगे। जब हमारे वह मूल, अगर हमारा डी मतलब विविक्तिकर, डी मतलब विविक्तिकर, पूरा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वह ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का सेंस चाहे ग्रेटर देन 0 हो चाहे इक्वल टू 0 हो, दोनों दशाओं में हमारे जो मूल आएंगे दोनों वो आपके रियल रहेंगे। बट इसमें भी दो स्थितियां आप देख पा रहे हैं, एक तो डी ग्रेटर देन 0 है, एक डी इक्वल टू 0 है, दोनों लिखा है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपके रियल तो कंफर्म हो गए, दोनों परिस्थितियों में, चाहे इसमें होगा चाहे इसमें, रियल तो कॉमन है, रियल मतलब वास्तविक कॉमन है, रियल कॉमन है। लेकिन एक और स्थिति बनती है कि जो मूल बनेंगे वो आपके इसमें असमान बनेंगे। क्या बनेंगे, असमान, अर्थात दोनों मूल अलग अलग रहेंगे, असमान होंगे, और इसमें क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 है तब तो मूल आपके वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे, और अगर डी का मान इक्वल टू 0 है तो वास्तविक के साथ साथ समान हो जाएंगे, क्योंकि यह पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, एक ही रूट बचेगा। मतलब दोनों हल जो अल्फा बीटा करके आएगा, एक्स का मान 2 आएगा, वो दोनों सेम ही होंगे। इसमें दूसरी कंडीशन एक आपको नोट वो भी करना है, वो भी जान लेना है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। अगर डी का मान, दूसरी कंडीशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ डी लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का मतलब ये जो अंदर का मान है वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव जैसे होगा या मान तुरंत इमेजिनरी अर्थात काल्पनिक हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, अब रूट्स क्या होंगे पता है, रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे मतलब काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक के साथ साथ असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, काल्पनिक के साथ साथ असमान होंगे।
दोनों अलग अलग और काल्पनिक मूल आपको प्राप्त होंगे। बातें समझ में आ रही कुछ कि नहीं मुझे बताइए, एक बार क्लियर कर लीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक आध द्विघात समीकरण लेकर के। मैंने सपोज करिए एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा जैसे अभी जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसी को लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अभी और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि इसका पहले आप मतलब इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति से पहले डिस्क्रिमिनेंट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका विविक्तिकर क्या है। इसका विविक्तिकर क्या है? तो विविक्तिकर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको हमेशा तुरंत इसको कंपेयर करना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे कंपेयर करिए। तो यहां से ए का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो इससे कंपेयर करिए, 1 हो गया। हाँ, बी का मान बताइए 5 हो गया, और सी का मान बोलिए 6 हो गया। इस पे लाके रख दीजिए। लाके रखा तो बी स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग माइनस 4 गुड़े 1 गुड़े 6, तो 5 पचे 25 माइनस 24 हो गया, तो 1 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो यह जो वास्तविक है, वास्तविक है और असमान है। वास्तविक है और क्या है, असमान है। ये समझिएगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। क्या प्रॉपर आप लोग क्लास नहीं देख पा रहे हैं? कंफर्म करिए। ऐसे और स्थितियां भी होती हैं, जैसे मान लो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये आपके पास एक है एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0। अगर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है तो डी निकालिए, डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान क्या होगा, एक्स का गुणांक -1 है, -1 का वर्ग माइनस 4 गुड़े इसका मान क्या है, 1, 1 गुड़े सी का मान -1 लेना है आपको, +1 नहीं ले सकते, -1 क्या होगा, 1 और माइनस माइनस प्लस 4 होगा, 5 ग्रेटर देन 0 है, यह भी मूल वास्तविक होगा और क्या होगा बताइए, असमान होगा। वास्तविक के साथ साथ क्या होता, असमान। कन्फर्म, वास्तविक है और असमान है, इमेजिनरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ऐसे मान लो थोड़ा सा दूसरा चेंज करके देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण आपके पास दूसरा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। अब यहाँ पर d का मान निकालिए, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान x का गुणांक 1 का वर्ग माइनस 4 गुड़े इसका गुणांक कितना है, a 1, और यह लास्ट 1 है, 1 माइनस 4 आया जो -3 आ रहा है। अभी -3 क्या होता है बताइए, अब इसको कंपेयर करिए, लेस देन 0 होता है। तो मूल हमेशा इसमें क्या होंगे, मूल इसमें आभासी होंगे, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी बोल दीजिए, जो भी आपको शब्द दिख जाए, काल्पनिक और असमान होंगे, काल्पनिक और असमान होंगे। ये आपके पॉइंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। तो चलिए इस पर अभी तक जो कंडीशंस बनी है, इस पर कुछ प्रश्नों को हल कर लिया जाए। तो अभी तक का हल कर लेते हैं, इसके बाद फिर मूलों के योगफल और गुणनफल की बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सभी प्रश्नों को आप लोग देखिए और बताइए। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर करा रहा हूँ जो अभी तक हमने दिया है, आप लोगों को अभी तक प्रोसेस बताया है, इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कर सके प्लीज आंसर करिए। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 154 इज इक्वल टू 0 का मूल पूछा है, इसमें कौन सा हल है। अब इसके लिए हमें किसी मेथड को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप मत लगाइए कोई मेथड, लगाना चाहेंगे तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे इसने कहा है कि अब देखो, 11 भी है, -11 भी है, -14 भी है, मतलब हम जानते हैं कि मूल वही होता है जो संतुष्ट करे समीकरण को। तो रख कर सीधा चेक करिए। जैसे अगर हमारे पास समीकरण एक्स स्क्वायर है, अगर मान लो हमने 11 ले लिया है, भाई 14 -14 को अगर देखो तो मतलब संतुष्ट जो करे वही हल है। और वो आपको पता है कि मान 2 होंगे, 1 से नहीं होगा। जैसे अगर आप रख के देखो, 11 का वर्ग अगर हम 11 रख रहे हैं, प्लस 3 गुणे 11 माइनस 154, 11 121 होता है, 11 3 33 होता है, जोड़ के देखिए 4 3 2 154 हो गया, माइनस 154 बराबर 0, मतलब 11 तो है, 11 तो है। क्या -11 भी है, वो भी चेक कर लीजिए, अगर 11 है तो -11 भी चेक कर लीजिए। -11 रख के देखिए, -11 प्लस 3 गुणे -11 माइनस 154, 121 हो गया, माइनस करेंगे 33 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा एक आपके पास -14 भी है, इसको भी रख करके देख लीजिएगा। तो -14 का वर्ग, ठीक है, -14 का वर्ग प्लस 3 गुणे -14, ठीक है, माइनस 154, देखिए कितना, 14 14 में 256 होता है, और -14 3 48 होता है, 16 से 8 8, मतलब ये मान तो फिलहाल इस पे भी नहीं होगा। अब ये कंफर्म है, देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर
यहाँ पर आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। एक कंफर्म हो गया कि इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है, 11 रखने से संतुष्ट कर रहा है। क्या -14 रखने से भी संतुष्ट कर रहा है? देखो, -14 रखने से संतुष्ट कर रहा है, मैंने रख कर देखा, -14 का वर्ग, या सॉरी हम गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, -14 का वर्ग 196 होगा, ठीक है, और -48 होगा। अब 16 से 8 4 होता है, 16 से 8 8 होता है। जैसे अगर हम 196 से 48 घटाते हैं, क्या 154 के बराबर, एक सेकंड, यहाँ गलत लिख रहा था, 196 होगा, और -14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होगा, -154 देखिए, 6 से 2 4 हुआ, और 154, ये भी 154 -154, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है। दो मान है जो संतुष्ट कर रहे हैं, 11 और -14। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, अर्थात इसके मूल हैं। ठीक है, इसके मूल हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इसके मूल यहाँ पर स्थिति है। ठीक, कुछ प्रश्न और देखिए कुछ प्रश्न और देखिए। अब जैसे इसने कहा कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है, इसमें नेचर ऑफ द रूट क्या है, नेचर क्या होगा। क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, 12x प्लस 9 बराबर 0। आपको यहाँ पर अगर इसका नेचर पता करना है तो आपको डी निकालना चाहिए। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। यहाँ पर आप इसको कंपेयर करिए इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे कंपेयर करिए, a का मान कितना आएगा 4, b का मान कितना आएगा 12, और c का मान कितना आएगा 9। ठीक है, कंपेयर कैसे किया जाता है, x² का गुणांक x² का गुणांक, x का गुणांक x का गुणांक, 9 और 4। अब यहाँ पर d का मान कैलकुलेट करिए, कितना आएगा बताइए, b² मतलब 12 का वर्ग, माइनस 4 गुड़े 4 गुड़े 9, 12 बराबर में 144, माइनस 4 चौके 16, 9 144, जीरो आया। मैंने कहा था अगर d आपका जीरो होगा, d अगर जीरो होगा, वास्तविक के साथ साथ क्या होगा, समान होगा। वास्तविक के साथ समान, बी ऑप्शन कितने लोगों ने बताया था, बी ऑप्शन हो रहा है वास्तविक तथा कितना हो रहा है, समान हो रहा है। तो राइट सोल्यूशन दूसरे प्रश्न का बी ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको दिखेंगे। अगला देखिएगा, इसके भी मूल पूछा है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। आपको इसका भी मूल बताना है कि इसका मूल क्या होगा। इसके बाद हम मूलों को योगफल समीकरण को फॉर्म करना, इन पर भी आते हैं, पहले इतना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। चलिए, यहाँ पर a का मान कितना होगा 1, b का मान कितना होगा -5 इसका गुणांक, और c का मान बताइए 6। मूलों की प्रकृति जानना है तो d निकालिए, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b का मान -5 इसका वर्ग करिए, -4 गुड़े 1 गुड़े 6, ये हो गया 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 1 होता है, ग्रेटर देन 0 है। तो मूल आपके वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब दोनों मूल अलग अलग रहेंगे। ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, वास्तविक के साथ साथ असमान होंगे। क्लियर, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है, एकदम कंफर्म बता रहे हैं आप लोग। आगे देखिएगा, इसका भी मूल पूछा है। क्या क्वेश्चन है, 6x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये समीकरण है। क्या कहा है कि मूल क्या है, वास्तविक, परिमेय, हाँ काल्पनिक, आपको इनको डिफाइन करना है, इनके बारे में बताना है किसका मान क्या होगा। ए का मान इसमें कितना है 6 है, ठीक, बी का मान कितना है 3 है, सी का मान इसमें 2 है। ए का मान 6 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 है। अब इसके मूल के बारे में पूछा है तो आप फिर से डी बराबर क्या लिखिए, b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac है। अब बी का मान 3 है, 3 का वर्ग माइनस 4 गुड़े 6 गुड़े 2, तो 3 तिया 9 हो गया, 4 छंगे 24, 2 48 कर दीजिए। अब आपने नोटिस किया कि इसका जो भी मान आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब 37 जो भी, मतलब 18 से 9 घटा दीजिए, 38 आएगा, 38 9 48, ठीक है, 18 से 9 39 होगा, सॉरी, -39 आएगा, नेगेटिव आया। नेगेटिव जो मान होता है, जैसे इसने साफ साफ मेंशन किया है, आप देख ही पा रहे, 6 का वर्ग 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 गुड़े 6 गुड़े इतना कर दिया, तो यह मान आपका नेगेटिव आ रहा है। और नेगेटिव मान क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। यह काल्पनिक होगा, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है। तो चौथे प्रश्न का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, यस। आगे देखिएगा, द्विघात समीकरण के फिर मूल हमको पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल बताएं। 3x² है प्लस 7x है प्लस 2 बराबर 0 है।
अब इस तरह के नंबर आप कर लेंगे। एक आध डिफरेंट क्वेश्चन अगर आता है तो उसके आगे हम करते, नहीं तो फिर हम आगे मूल के और आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ए का मान 3 है, बी का मान 7 है और सी का मान 2 है। ठीक, ए का मान 3 है, बी का मान 7 है, सी का मान 2 है। डी निकालिए जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2, ये हो गया 49 माइनस 4 3 12 दूना 24। 9 में से 4 5 होता है, 4 से 2 2 होता है। 25 आया जो ग्रेटर देन 0 है। जो भी मान ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ, जो भी मान ग्रेटर देन 0 होता है उसके मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है वास्तविक तथा समान। वास्तविक तथा समान तो होगा नहीं, कि होगा नहीं। अच्छा, जो मूल, एक बात समझिएगा, जो मूल हमारा रियल होता है, जो रियल होते हैं वास्तविक, क्या जैसे एक नंबर का कैटेगराइजेशन होता है, आपको अगर पता है, नंबर का कैटेगराइजेशन ये होता है कि अगर हम लोग वास्तविक संख्या को चाहे दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक परिमेय होती है, दूसरी क्या होती है, अपरिमेय होती है। क्योंकि यह ग्रेटर देन 0 है तो यह एक परिमेय संख्या, एक मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के साथ साथ यह मूल आपका एक परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रैशनल नंबर, मतलब एक परिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर अपने पास, जैसे उसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, तो वह संख्या एक परिमेय संख्या बनकर आएगी। यहाँ पर देखो अपरिमेय क्या होता है, इस तरह के नंबर होंगे, जैसे √2 है, √3 है, ऐसी संख्याएं हैं अपरिमेय जो कि ना तो विभाजित होती है ना ही आवर्ती होती है। अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है जो पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट में लिखी गई है तब तो अपरिमेय है, नहीं तो अगर संख्या p बटे q के फॉर्म में लिख लिए रहे किसी भी वास्तविक संख्या को, वो सब परिमेय है। इसका उत्तर एक परिमेय संख्या आएगा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 दूना 6 रूट निकालेंगे अगर मूल आप लोग, तो मूल जो निकलेगा वो आपका कोई पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, कोई भिन्न संख्या इस प्रकार से बनकर आएगा। इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, रूट के फॉर्मेट में नहीं आएगा। इस संख्या का सही उत्तर परिमेय होगा, मतलब रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको आप लोग ई मत लगाना उपयुक्त में, कोई नहीं परिमेय लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। राइट सोल्यूशन इसका परिमेय होगा, रैशनल नंबर। इनमें से कोई नहीं लगाइएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर करिएगा। इसके लिए आप इतना दिमाग में रखिएगा, ये संख्याएं ऐसे कुछ बढ़ती हैं, रियल नंबर, ठीक है, रियल, रियल को दो भागों में बांट सकते हैं, कैसे, रैशनल, रैशनल मैंने पढ़ाया, इस सब चीजों को देखिएगा, जिसको आप परिमेय संख्या कहते हैं, और इरैशनल, इरैशनल जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनको आप लोग देखिएगा, इस तरह से बांटा जाता है। बाद में परिमेय को फिर बांटा जाता है इंटीजर, जिसको पूर्णांक कहते हैं, फ्रैक्शन जिसको भिन्न कहते हैं, ये सब चीजें बढ़ती हैं। ठीक, यस, रियल में इरेशनल होता है, लेकिन इरेशनल तब होता है जब कोई संख्या रूट के फॉर्म में लिखी हो, और रूट मतलब इरेशनल परिमेय संख्या वह होती है जो ना तो विभाजित हो सके और ना ही आवर्ती हो। ऐसी संख्या जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6, अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर होगा तब तो इरेशनल होगा, लेकिन बाकी p बटे q के रूप में लिखा है तो वह संख्या आपकी क्या होती है, वह परिमेय संख्या होती है। अब देखो समीकरण ज्ञात करने की बात आती है जिसके मूल दिए होते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको थोड़ा सा कुछ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं कंफर्म कर दूं। मान लीजिए मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके मूल आपको पता है, इसके मूल क्या क्या होते हैं। यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा है, दो हल आते ही हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपसे दो प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इनके मूलों का जोड़ क्या है। अब इसके लिए हम मूल निकाल के थोड़ी जोड़ेंगे। और दूसरा मतलब इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। दूसरा हमसे पूछा जाता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ऐसे रहने दे, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर हमारा समीकरण इस रूप में लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस b बाई ए, और इसको क्या लिख सकते हैं, c बाई ए। ये दो फार्मूले होते हैं। अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दिया है, मूलों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल
अगर मान लो हमें जैसे एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। जब मैंने इसका सोल्यूशन किया था तो आपने ज्ञात ही किया था, इसके सोल्यूशन दो आए थे, -2 और -3 ये आया था। अगर आप इनको ऐसे डायरेक्टली वेरिफिकेशन के लिए जोड़ कर देखिए तो -5 आएगा, जोड़ने पर -5 आएगा और गुणा करने पर 2 गुणे 3 6 आएगा। ये दो मान आपको जोड़ने और गुणा करने से प्राप्त होंगे ना। अब अगर हमको इसको फार्मूले से करना है, मान लो ये चीज हमको नहीं पता है, इसको हिडन कर दीजिए, नहीं पता है, और हमको क्या करना है, इसके रूट्स अर्थात मूलों का योगफल करना हो। अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए अभी लिखाया गया है। आप जब कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको बी क्या दिख रहा है 5, तो हम लिख सकते हैं -5/1, -5/1। तो इसका अर्थ होता है -5, देखिए मैच कर रहा है इससे, हाँ। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मतलब 6/1। देखिए प्रोडक्ट करिए तो यहाँ पर 6 आ रहा है। मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। जैसे मान लो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसके मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल बताइए और मूलों का गुणनफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए क्या होगा, मूलों का योगफल बताइए और मूलों का गुणनफल। अब आपको पता है समीकरण आपका ये दिया गया है, यहां से इसको थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, a बराबर 1 होगा, b बराबर 1 होगा और c बराबर भी 1 होगा, दिख रहा है सब कुछ, a b c सब 1 है, ठीक। अब आपको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर b का मान भी 1 है, तो लिख सकते हैं -1/1 अर्थात -1। मूलों का योगफल तो -1 हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, जो आपका 1/1 होगा अर्थात इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसे कोई भी अगर द्विघात समीकरण आपको दिया है तो उसके मूलों का योगफल निकाल सकते हैं और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। एक चीज और भी होता है, कभी कभी हमको मूल दिए होते हैं और आपसे समीकरण पूछ लेता है कि वह समीकरण कौन सा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा पॉइंट करिएगा, यदि यदि द्विघात समीकरण के मूल मतलब हल, हाँ, अल्फा और बीटा है, अल्फा और क्या है, बीटा है। द्विघात समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है, बीटा है। कभी कभी कहता है कि आपको द्विघात समीकरण बनाना ही है x के रूप में, p के रूप में, y के रूप में, जिसके रूप में ऑप्शन में दिया होगा उसके रूप में। अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं तो एक x का मान अल्फा है और दूसरे x का मान बीटा है, ठीक है। एक x का मान अल्फा है, दूसरे x का मान बीटा है। आप यहां से एक फैक्टर बना सकते हैं x माइनस अल्फा, अल्फा को उधर कर दीजिए। यहां से एक फैक्टर बना सकते हैं x माइनस बीटा, यहां कर दीजिए। ये दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी द्विघात समीकरण आ जाएगा। अगर आप इनका गुणा कर दीजिए तब भी द्विघात समीकरण आएगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको समीकरण बनाना है मूलों के साथ मतलब मूल दिए हो उसके साथ, तो आपका तरीका ये होता है, अगर x के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो लिखिए x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये समीकरण बनने का तरीका होता है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मूल कोई समीकरण का दे दे कि ये मूल है भैया, आप इनकी मदद से बताओ कि समीकरण क्या होता, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो उसके लिए तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अगर आप इसको लगा दीजिए तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं जिसको आपसे कहा गया, पूछा गया है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए एक जनरल एग्जांपल हम लोग चर्चा करते हैं। अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर, जिसको हम बार बार पढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मैंने मूल निकाले, अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3। ये हमारे पास एक समीकरण था, इसका हल आया था। इतनी जानकारी हम लोग को है कि इन दोनों हलों के लिए यह समीकरण है, इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग को है, इतनी जानकारी है। मान लो आपको कहा जाए कि एक समीकरण है जिसके मूल x बराबर -2 और -3 है, तो हमसे कहा जाए कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या था, x के रूप में वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था।
एक तो तरीका ये था कि आप अगर कह रहे हो कि दोनों x के मान हैं, दोनों x के मान हैं, तो x बराबर -2 लिखो और x बराबर -3 लिखो। यहाँ से x प्लस 2 कर दो, यहाँ से x प्लस 3 कर दो और आपस में गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका जो मैंने अभी अभी बताया आपको, लिखो x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल करिए मूलों का योगफल, -2 -3 मिलके -5 होगा गुणे x, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल -2 गुणे -3 क्या होता है 6 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। देखिए वही समीकरण बन गया। तो इसका अर्थ है कभी भी अगर आपको द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो उस समीकरण को डायरेक्टली आप डिजाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके सामने बनते हैं। थोड़ा सा कुछ प्रश्न है जो मूलों से संबंधित हैं, उनको आप लोग हल कर लीजिए, प्रश्न आपका कंफर्म हो जाए। क्लियर है? जैसे देखो ए वाला प्रश्न तो हाँ ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। हमको कहा गया द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल, अभी दो मूल की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक मूल की बात कर रहे हैं, 3 प्लस रूट 3 है। ऐसा कौन सा समीकरण है जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 3 है? कोई भी मूल अगर है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर आप उसको समीकरण में रखेंगे ला करके तो समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का सेंस देखिए, अगर हम उसको रखें पहले पे, मान लीजिए हम लिख दे 3 प्लस रूट 3, इसका वर्ग करें प्लस 6 गुणे 3 प्लस रूट 3, हाँ प्लस 6, चेक करिए जीरो हो रहा है कि नहीं। नियम होता है 9 बाई ए प्लस बी का होल वर्ग प्लस 3 रूट 3 का प्लस 3, अब रूल क्या होता है ट्वाइस ए बी, मतलब 6 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 6 रूट 3। यहाँ पर क्या होगा 6 3 का 18 प्लस 6 रूट 3 प्लस 6। अब चेक करिए पूरा, कहीं कट के जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह कटकर जीरो हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप सबके सब तो पॉजिटिव है, जीरो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जहां नेगेटिव होगा वहीं चांस है, जहां नेगेटिव होगा वहीं चांस है। तो नेगेटिव में जैसे इसको देखा, इसको देखा, तो आपको पता है कि ये सारे मान तो पॉजिटिव, चलो इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। 3 प्लस रूट 3 का होल वर्ग माइनस 6 गुणे 3 प्लस रूट 3 प्लस 6, चेक करिए यह होगा 3 तिया 9 प्लस 3 प्लस 2 तिया 6 रूट 3 माइनस 18 माइनस 6 रूट 3 प्लस 6। अब देखिए जो इससे खत्म हो रहा है 9 3 12 6 18, ये खत्म हो जाएगा, मतलब यह समीकरण बन जाएगा। यह समीकरण वह होगा जिसका यह मूल आपका 3 प्लस रूट 3 दिया गया है। इसका उत्तर बी ऑप्शन हो रहा है। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हल है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। क्लियर? चलो ये हो गया। इसी तरह से अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, आप इसको देखिएगा। के का मान ज्ञात करो जहां समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस के माइनस 5 माइनस के माइनस 5 बराबर 0 दिया है। अब जैसे इसमें कहा है, अच्छा इसमें साफ साफ बोला है के का मान ज्ञात करिए जिसमें समीकरण एक दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस 5 के जो मूल है बराबर 0 लिखा है कि मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के बराबर है। मूलों का योगफल मूलों के गुणनफल के अगर बराबर है तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए बराबर होना चाहिए सी बाई ए के। कैसे? अब इसको चेक करिए, लेकिन इसके पहले समीकरण को ध्यान दीजिए। समीकरण में आप देख रहे हैं, अब अगर गलती से किसी ने इसको बी मान लिया तो गलत हो जाएगा। आपको समीकरण पहले सोचना पड़ेगा। ये तो उस कंडीशन के लिए जो आपको दिया गया, इसके लिए ये जो लाइन लिखी गई है हमें इसी पे पुट ही करना है, लेकिन इसके पहले अपने समीकरण को थोड़ा ध्यान से देखिए। आप लिखा है 3x स्क्वायर प्लस एक्स है के नहीं है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करिए, लिखा जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स होगा माइनस के माइनस 5, एक कांस्टेंट है बराबर 0। आप इसको थोड़ा हल करिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लाइक टर्म है, 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के माइनस 5 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बना। अब इस द्विघात समीकरण में a का मान क्या होगा? 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b का मान क्या होगा? कौन बता रहा है? x का गुणांक 1। अगर गलती से इधर उधर किसी ने कर दिया तो खराब हो जाएगा। c का मान क्या होगा? माइनस के माइनस 5, ये होगा। यही आपको समझना था। अगर इसको जिसने जस्टिफाई किया वही हल कर पाएगा। अब आप इसी पे लाके रख दीजिए, माइनस बी तो माइनस 1 डिवाइड बाई ए मतलब 5 बराबर सी मतलब क्या है? माइनस अगर बाहर कर लें तो क्या होगा? के प्लस 5।
हाँ, माइनस बाहर कर ले, k+5 डिवाइड बाई कितना बताइए 5। पहले तो 5 से गया, माइनस माइनस से गया, अब बचा 1 इज इक्वल टू k+5 अर्थात k बराबर -4। -4 इस प्रश्न का हल हो जाएगा, पहला ऑप्शन -4। जितने -4 बताया एकदम सही बताया। मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर आपने इसका एबीसी नहीं डिसाइड किया सही से तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका एबीसी डिसाइड करिए सही से, तब परफॉर्म करिए। तो 7वां प्रश्न आपने देखा कि आपको मूलों के योगफल और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से दिखा। यम के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण दिया है कि मूल बराबर होंगे। यम के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। समीकरण क्या है, 4x² प्लस 6mx प्लस 9 बराबर 0, ये समीकरण है। मूल बराबर कब होते हैं, कब मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर तब होते हैं जब d बराबर 0 होता है, और d बराबर 0 का मतलब होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। d का मान ही b² माइनस 4ac होता है। अब इस समीकरण में आपको एबीसी पहले सोचना है, वही आपने कंफर्म कर लिया तो आपका प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर बताइए a का मान कितना होगा, a का मान 4 होगा, b का मान कितना होगा, x का गुणांक 6m होगा, c का मान कितना होगा 9 होगा, ये 3 मान होंगे। एबीसी यही कंफर्म है, सबसेट है। लाइए रख दीजिए, b की जगह लिखिए 6m का होल वर्ग माइनस 4 a की जगह लिखिए 4, m की जगह लिखिए, c की जगह लिखिए 9 बराबर 0। ये हो गया 36m² बराबर 4 9 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम लोग सबको करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 9 36 और या 16 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 9 144, उधर जाएगा 144 हो गया। 36 से डिवाइड कर दी, 36 चौके होता है ना, 4 छंगे 24, 4 तियां 12, 2 14। यम स्क्वायर का मान आया 4, यम स्क्वायर का मान आया 4। इसका उत्तर क्या होगा, यम का मान √4 होगा, जो कि क्या हो सकता है पता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि +2 का वर्ग करिए तो भी 4 आता है और -2 का वर्ग करिए तो भी 4 आता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो उपयुक्त में एक से ज्यादा आंसर हो गया, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप इसको सॉल्व भी कर रहे हैं तो यम के दोनों मान संभव है, आप +2 और -2 दोनों लगा सकते हैं, तो दोनों मान इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर देखिएगा, यदि समीकरण के मूल, अभी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, लिखा है समीकरण आपको जो दिया गया है x² माइनस 9x प्लस के बराबर 0, ठीक है। x² माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है। अगर एक मूल अल्फा है दूसरा मूल बीटा है तो किसी एक को दूसरे का डबल कर दो, तो आप इसको बीटा को लिख सकते हैं 2 अल्फा, मतलब आप कह सकते हैं एक मूल मेरा अल्फा है दूसरा 2 अल्फा है, ऐसे कह सकते हैं। अगर हम एक के दूसरे के दुगने हैं तो एक अल्फा होगा तो दूसरा 2 अल्फा होगा, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये समीकरण है, इसमें एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, तो आपको निकालना क्या है, के का मान निकालना है, और के अवेलेबल कहां पर है, के में, मतलब लास्ट टर्म में, सी में। तो आपको केवल प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है, केवल सम का कोई रिक्वायरमेंट्स ही नहीं, सम की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों, सम तो बी बाई ए पे डिपेंड करता है, और जिसकी आवश्यकता है के हो तो आपका सी पे है, तो प्रोडक्ट लगाइए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा की जगह अल्फा ही रखिए, बीटा की जगह 2 अल्फा रखिए, बराबर सी की जगह के रखिए और ए की जगह 1 रखिए। ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बराबर के, तो अल्फा स्क्वायर बराबर के बाई 2, अल्फा स्क्वायर बराबर के बाई 2। अब अल्फा स्क्वायर बराबर के बाई 2, बट यहाँ पर एक बात बताइए कि आपको रूट पता है, जैसे हम लोग यहाँ पर सोच तो रहे थे, जैसे इसने हमसे पूछा था कि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, दुगुना है। हम लोग को अभी अल्फा नहीं पता, इसके लिए हमें जोड़ का भी प्रोसेस लेना पड़ेगा। हमारे पास ये तो चलो आया कि यहाँ से ही अगर जैसे हम लोग सोचे के का मान उसने पूछा है, तो के का मान बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर तो होगा, बट अल्फा नहीं पता ना कि अल्फा क्या है। अल्फा निकालने के लिए आपको सम भी लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट से ही काम नहीं चलने वाला है। सम लगाएंगे तो आपका अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्यों, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, तो b का मान है -9, -9 प्लस 9 हो जाएगा ना, 9/1 हो जाएगा, मतलब 3 अल्फा इज इक्वल टू 9 हो गया, तो अल्फा बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो आप इसको 3 रख दीजिए, 2 गुणे 3 का वर्ग, 3 तिया 9 त्रिक 27, के का मान 27 होगा, जो कि ऑप्शन में तो अवेलेबल नहीं है,
इस प्रश्न में ऑप्शन में अवेलेबल तो के का मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, सॉरी, 9 ये 2 है हाँ, नहीं तब भी नहीं है, हालांकि हम लोग सही कर रहे हैं। तो 18 आ रहा है, 27 नहीं आएगा भाई, 18 आएगा, लेकिन है नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया, सबसे पहले देखो हमारा के कहाँ पर है, सी बाई ए, मतलब प्रोडक्ट से के निकलता। रूल क्या है? रूल है कि अल्फा इंटू बीटा, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए। एक अल्फा है, बीटा भी 2 अल्फा है, तो 2 अल्फा स्क्वायर बराबर के हो गया, मतलब के बराबर 2 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा अवेलेबल नहीं है। अल्फा को निकालेंगे कैसे? अल्फा को हम सम से निकालेंगे, जो योग का नियम है। अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर 9 कर दीजिए, 9 मतलब माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह -9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 होगा, और 9/1 कर दीजिए, 3 अल्फा बराबर आपका कितना हो गया, 9, अल्फा बराबर 3, वहां रखिए 18, 18 कहीं अवेलेबल नहीं, ऑप्शन नंबर डी ई राइट सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, 10 नंबर। अब यहां पर एक डिफरेंट क्वेश्चन आया है, और इस डिफरेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, समझिए और बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के बराबर 0 का एक मूल क्या हो, उभयनिष्ठ हो। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो, तो के का अशून्य क्या होगा, मतलब के का मान वह क्या होगा जो नॉन जीरो है। तो आप इसको देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, वह रूट जो दोनों को संतुष्ट करे, वह रूट जो दोनों को संतुष्ट करे वही होगा। तो आपको जैसे इस समीकरण को ध्यान देना है, तो यह समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ध्यान से देखिएगा, बराबर 0 ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर हम इसको फैक्टराइज करें और यहां से x का मान निकालें, फैक्टराइजेशन से मान कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि 3 को ले जाकर के इससे गुणनखंड, इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जो मान आया 3 आया, -3 आया। -3 को हमें ऐसा कुछ रखना है कि मतलब जो हमारे पास नंबर आया उसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है जिनका प्रोडक्ट -3 ही रहे, बट उनका जोड़ या घटाव 2 हो जाए। तो 3 और माइनस मतलब 3x और 2x 1x कर देते 2x होता है। x कॉमन करे तो x प्लस 3 हुआ, -1 कॉमन करे तो x प्लस 3 हुआ, बराबर 0 हुआ। तो x प्लस 3 दोनों से कर लो कॉमन, और x -1 कर लो, ठीक है, बराबर 0। तो x का मान देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, एक तो -3 आएगा और दूसरा आपका 1 आएगा। अभी हमको कंफर्म तो है नहीं कि हमारा कौन सा मूल है कॉमन, उभयनिष्ठ कौन सा है, या तो -3 होगा या तो माइनस, अब रख करके देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम सपोज करिए -3 रखते हैं, -3, तो -3 का वर्ग प्लस 3 गुणे -3 माइनस के बराबर 0। चेक करिए इसमें से कोई मैच करेगा, 9 माइनस 9, 9 माइनस 9, अगर हम इसको देखें, सॉरी 3 तिया 9, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 तिया 9 हुआ, जैसे इसकी जगह अगर हम रखते हैं -3, तो -3 रखते ही प्लस 9 होगा, और 3 तिया 9 भी -9 होगा, माइनस के बराबर 0। इसका मतलब के का मान 0, जो कि किसी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी चीज अगर हम लोग नोटिस करें, अगर x का मान हम 1 ले लें, यहाँ पर फिर से लाते हैं, 1 का वर्ग प्लस 3 गुणे 1 माइनस के बराबर 0, तो के उधर चला जाएगा और यहाँ पर 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, यह जो एक रूट था, 2 रूट थे इसके पास, -3 और 1, इसमें से यही जो रूट है ये कॉमन होगा, क्योंकि इसके रखने से वैल्यू आ जा रही है। तो राइट सोल्यूशन इसका सी ऑप्शन है, 4 माना जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हम इसके प्रश्नों को आपको भेज सके और ये चीजें आपको प्रोवाइड कर सके, ये टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इस पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करके बताऊंगा, और यहीं से जहां से मैंने कोशिश करी है पढ़ाने की, इसके कुछ प्रश्नों को लेकर के इसको मैं कवर करा दूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े, और सभी को धन्यवाद। मुलाकात होती है कल की क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप अपने थॉट्स फीडबैक जरूर दिया करें, जो आपने कल दिया अच्छा लगा, उसी हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे कि आगे हम आपके साथ कैसे कनेक्टेड रह सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।